Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, आपके अपने चैनल हेमंत एएलपी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे कोई भी एग्जाम रहता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे रीट हो, चाहे एमपी टेट हो, एच टेट हो, उत्तराखंड का टेट हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम है तो उसमें इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। इसी को कभी कभी विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, 4 चरण में जो पहला चरण है या पहली अवस्था है उसे हम संवेदीय पेशी या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, और दूसरी अवस्था या दूसरे चरण को आप जानते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और तीसरी अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसके 2 अन्य नाम भी हैं जो आपके सीटेट में आ चुके हैं। उसको वीडियो में जब हम लोग तीसरी अवस्था पे पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। और दोस्तों, चौथी अवस्था जो है उसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहली अवस्था। इस पहली अवस्था का नाम है संवेदीय पेशी या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था। दोस्तों, जो पहली अवस्था है उसमें जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन कौन से व्यवहार करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका होता है, बच्चे के अंदर अनुकरण का गुण आ चुका होता है, बच्चे के अंदर मानसिक निरूपण का गुण आ चुका होता है। मानसिक निरूपण को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जो सीटेट ऑनलाइन 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और बच्चा परावर्तित व्यवहार करना सीख जाता है और इंद्रियों से भी सीखता है। तो ये सारे गुण जो है जीन पियाजे की पहली अवस्था अर्थात संवेदीय पेशी या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था में आ जाता है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और पूरे डिटेल से समझते हुए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो हो सकता है कि 20 मिनट तक का बन जाए, लेकिन आप इस 20 मिनट को दे देंगे तो उसके बाद आपका जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था का जो पहला गुण है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। दोस्तों, जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे रहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसा व्यवहार जो कैसा हो, मूल प्रवृत्त्यात्मक हो। यानी मूल प्रवृत्ति जो होती है, आपको पता है कि विलियम मैकडूगल ने भी बताया है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। यानी बच्चा पैदा होते ही मूल प्रवृत्ति को उससे पहले ही क्या किया रहता है, सीखा रहता है। जैसे मान लीजिए यह कुत्ता इस बच्चे को दौड़ाया है, तो बच्चे को किसी ने बताया नहीं है कि बेटा कुत्ता अगर काटने दौड़ाए तो तुमको भागना है। यह इसकी मूल प्रवृत्ति है। अगर बच्चे को अगर भूख लग गई और आप भोजन नहीं दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा छोटा है, जन्म से 2 वर्ष, तो वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, और रोना चिल्लाना उसकी मूल प्रवृत्ति है दोस्तों। और रोते चिल्लाते देख माँ तुरंत भोजन लेकर आती है, और ज्यों बच्चा भोजन लेता है या दूध पीता है तुरंत वह हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वह उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी पहली अवस्था में ही एक गुण बच्चा प्रदर्शित करता है जिसे हम वस्तु अस्थायित्व कहते हैं या वस्तु की निरंतरता कहते हैं। अब वस्तु अस्थायित्व का मतलब, वस्तु अस्थायित्व की 2 परिभाषाएं आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। पहली परिभाषा ये है कि वस्तु आंखों से ओझल होती है परंतु उसका अस्थायित्व हमेशा बना रहता है। जैसे एक बच्चा देखिए पालने में निप्पल के साथ खेल रहा है या निप्पल से मान लीजिए दूध पी रहा है, तो अब यह निप्पल से दूध पी रहा है, पीते पीते अचानक यह निप्पल जो है इस पालने से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद बच्चा चूंकि 2 वर्ष तक का है तो वह स्वयं नहीं उठा पाएगा। जन्म से 2 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा है तो वह स्वयं नहीं उठा पाएगा, तो वह शुरू करेगा क्या, रोना। अब यह रो क्यों रहा है, क्योंकि इस बच्चे के दिमाग में इस निप्पल का अस्थायित्व बना है। उसको पता है कि यह निप्पल हमारा जो गिरा है यहीं पे हमारे अगल बगल ही नीचे कहीं पे गिरा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। और छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना भी वस्तु अस्थायित्व कहलाता है दोस्तों। तो छिपी हुई वस्तुओं को बच्चा ढूंढ के कैसे निकालता है, जैसे मान लीजिए आप घर में कभी मोबाइल लिए रहिए और बच्चे को दे दीजिए। बच्चा खेल रहा है, आपको बाजार जाना है, आप कहिए बेटा मोबाइल दे दो, या आप बच्चे से मोबाइल लेकर उसे कहीं पे चुरा लेते हैं। तो चुराने के बाद भी बच्चा क्या करेगा, उसको ढूंढ लेगा कि आप रजाई के अंदर चुराए हैं, कि आप जो है
कहाँ चुराएं। अगर नहीं ढूंढ पाएगा तो वह रोने लगेगा, आप खुद उसको क्या करेंगे, देंगे। अर्थात वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये है कि वस्तु आंखों के सामने से ओझल होती है लेकिन उसका वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, बना रहता है दोस्तों। इसके बाद इसी अवस्था में एक परावर्तित व्यवहार नामक गुण को बच्चा क्या करता है, प्रदर्शित करता है। परावर्तित व्यवहार का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यवहार जिसे बच्चा बार बार क्या करता है, दोहराता है। ऐसा व्यवहार जिसे बच्चा बार बार क्या करता है, दोहराता है, उसे परावर्तित व्यवहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई भी नया चीज सीख लिया, नया चीज का मतलब है कि बच्चा खाना खाना सीख लिया या बच्चा गाना गाना सीख लिया, तो बच्चा बार बार खाना खाएगा, उसका पेट भर गया, उससे उसको नहीं मतलब है। लेकिन वह चूंकि एक नया चीज सीखा है तो उसका परावर्तन यानी उसको परावर्तित या पुनरावृत्ति उसकी बार बार करेगा, तो व्यवहार को दोहराना ही क्या कहलाता है, परावर्तित व्यवहार कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों पहली अवस्था में ही बच्चा अनुकरण का गुण भी प्रदर्शित करने लगता है। अनुकरण का मतलब होता है कि कॉपी करना, अपने माता पिता की अनुकरण, अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण, समाज का अनुकरण बच्चा करना क्या करता है, शुरू कर देता है। अब 2 वर्ष का बच्चा है, अगर उसे आप शब्द बोलना सिखाते हैं, कहते हैं बेटा मामा बोलो, आप कहते हैं बेटा मामा बोलो, तो बच्चा मामा तो नहीं बोल पाता लेकिन माँ बोलने का प्रयास करता है। आप कहते हैं बेटा चाचा बोलो, तो पूरा चाचा तो नहीं बोल पाता है लेकिन चा बोलने का प्रयास करता है। आप कहते हैं बाबा बोलो, तो बाबा तो नहीं बोल पाता है लेकिन बा बोलने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अनुकरण करना जो है जीन पियाजे की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष में क्या होता है, सीख जाता है। बड़े होने के बाद भी बच्चा देखिए यहाँ पर अनुकरण कर रहा है, जैसे पिता टाई बांध रहे हैं वैसे बच्चा भी टाई बांध रहा है, और जैसे पिता पेपर पढ़ रहे हैं वैसे सेम बच्चा जो है बुक पढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था में ही बच्चा मानसिक निरूपण नाम का गुण प्रदर्शित करने लगता है, जिसे सीटेट 2021 ऑनलाइन वाले पेपर में स्मृति प्रस्तुतिकरण के नाम से दिया गया है। अब यहाँ पे मानसिक निरूपण का मतलब ये है कि बच्चा जो कुछ भी देखता है उसको अपने मानसिक यानी दिमाग में उसका क्या बना लेता है, रूप बना लेता है। जैसे एक बच्चा मान लीजिए आज यहाँ पे है और यह इस कुत्ते को भौंकते हुए अपने सामने देखता है, कल वह कमरे के अंदर है, यह बच्चा कहाँ पे है, कमरे के अंदर है और कुत्ता कमरे के बाहर भौंक रहा है, तो उसके दिमाग में तो जो चूंकि मानसिक निरूपण यानी उसका रूप बना है तो वह समझ जाएगा कि वही कुत्ता जो मैंने कल देखा था वही भौंक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का मानसिक निरूपण या स्मृति मतलब जो याद है उसको प्रस्तुतिकरण करना बच्चा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में ही क्या होता है, सीख जाता है। उसके बाद दोस्तों पहली अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है उसका छठा गुण ये है कि इंद्रियों के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। जो भी इंद्रियां हमारी पांचों हैं उस इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा सीखना क्या करता है, शुरू करता है। इसीलिए इस अवस्था को इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है पहली अवस्था को पढ़े। पहली अवस्था में बच्चा जो है सबसे पहले मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रस्तुत करता है, फिर वस्तु अस्थायित्व का व्यवहार प्रस्तुत करता है, परावर्तित व्यवहार का गुण प्रदर्शित करता है, अनुकरण का गुण को प्रदर्शित करता है, मानसिक निरूपण या स्मृति प्रस्तुतिकरण का गुण प्रदर्शित करता है, वैसे इंद्रियों से सीखना या ज्ञानेंद्रियों से सीखना का गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात इसीलिए इसे इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में हम आएंगे तो दूसरी अवस्था का नाम आपको पता होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की दूसरी अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष है। इसमें दोस्तों देखिए बच्चे के अंदर चूंकि छोटा बच्चा है, 2 से 7 वर्ष वाला बच्चा छोटा है और 7 से 11 वर्ष वाला बच्चा बड़ा होगा। इन दोनों में जो छोटा बच्चा होगा उसमें विलोमीयता का अभाव आ जाएगा, संरक्षण का अभाव आ जाएगा। अब दोस्तों इसी विलोमीयता के अभाव को हम अनुत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, इसी को केंद्रीयता का अभाव भी कहते हैं, इसी को इनरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, विलोमीयता का मतलब क्या होता है और संरक्षण का मतलब क्या होता है। विलोमीयता का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे के सामने एक आकृति प्रस्तुत की जाए, वह प्रस्तुत कर रहे हैं, अचानक यहाँ से आप एक सूर लटका देते हैं तो यह बन जाता है क्या, क बन जाता है। जब आप सूर लटकाते ही क बन गया तो आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा पहले जो वर्ड लिखा था वो कहाँ गया। तो चूंकि बच्चा 2 से 7 वर्ष का है और बच्चा छोटा है इसलिए वह नहीं बता पाता है कि पापा इस सूर को आप हटा दीजिए तो पहले वाली आकृति आ जाएगी। तो इसीलिए बच्चा जब मूल बिंदु पर वापस नहीं जा पाता है यानी पहले वाली आकृति पर वापस नहीं जा पाता है तो उसी को हम विलोमीयता का अभाव कहते हैं, इसी को हम अनुत्क्रमणशीलता भी कहते हैं, इसी को हम केंद्रीयता का अभाव भी कहते हैं और इसी को हम पलटा विपन भी कहते हैं। तो क्यों, क्योंकि बच्चा मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पा रहा है, इसीलिए इसे विलोमीयता का अभाव। अब वही जो संरक्षण का अभाव है सेम वही चीज है कि बच्चा मूल आकृति पर वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि संरक्षण हमेशा किसके लिए होगा, आकृति के लिए। जैसे मान लीजिए एक आकृति हमने इस तरीके से एक रेखा खींच दी और अचानक हमने एक और रेखा खींच दी और पूछा बेटा पहले वाली रेखा कहाँ चली गई, तो क्योंकि बच्चा 2 से 7 वर्ष का छोटा है तो वो नहीं बता पाएगा कि पापा इस जो है
लाइन को आप मिटा दीजिए, पहले वाली आकृति आ जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है और समझ नहीं पाएगा कि पहले वाली लाइन कहाँ चली गई, बल्कि यहाँ तो 2 लाइन चल बन गई, वो समझ ही नहीं पाएगा। अर्थात विलोमीयता का अभाव और संरक्षण का अभाव नामक गुण जो है जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही एक गुण पाया जाता है जिसे हम जीववाद कहते हैं। दोस्तों जीववाद का मतलब ये है कि बच्चा इस समय अपने आसपास के खिलौनों को क्या समझता है, जीव समझता है, यानी सजीव समझता है। अगर वह घोड़ा का खिलौना बाजार से लाया तो वह कहेगा कि हट जाओ मेरे सामने से, मैं इस घोड़े से अपने मामा के घर जाऊंगा। या हाथी का खिलौना लाया तो कहेगा मैं इस हाथी पे बैठकर तुम लोगों को मार डालूंगा। तो इस तरीके का मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, क्योंकि बच्चा जो है क्या समझ रहा है, खिलौनों को सजीव समझ रहा है। वैसे दोस्तों दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला गुण है आत्म केंद्रित व्यवहार। आत्म केंद्रित व्यवहार को ही हम लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार भी कहते हैं, इसी को अहम केंद्रित व्यवहार भी कहते हैं। और आत्म केंद्रित व्यवहार का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पे अपने आप पर केवल केंद्रित होगा, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं होगा, अर्थात दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी वह समझेगा नहीं। अगर बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तो अगर उसके सामने 3 आइसक्रीम लाई जाएगी तो वो कहेगा कि तीनों की तीनों आइसक्रीम मुझे चाहिए, मैं अपने बड़े भाई को एक भी आइसक्रीम नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे के अंदर आत्म केंद्रित व्यवहार या लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार या अहम केंद्रित व्यवहार, या आप सीधा कह सकते हैं कि नैतिकता का पूरी तरीके से क्या है, अभाव है। इसलिए बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता है। यह दूसरी अवस्था का अंतिम गुण। ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसी में बच्चा गिनती, क्रम, वर्णमाला, भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। जैसे बच्चे को गिनती आ गई तो बच्चा क्या करेगा, 1 2 3 5 7 6 9 2 3 इस तरीके की गिनती गिनना शुरू करता है। गलत सही, क्योंकि अभी वर्णमाला और गिनती की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों दूसरी अवस्था का जो गुण है, दूसरी अवस्था में सबसे पहले हम लोग पढ़े विलोमीयता का अभाव और संरक्षण का अभाव। दूसरा हमने पढ़ा जीववाद, उसके बाद हमने पढ़ा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, जिसे हम आत्म केंद्रित व्यवहार या लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार या अहम केंद्रित व्यवहार भी कह सकते हैं। और दूसरी अवस्था में अंतिम में हमने पढ़ा कि गिनती और वर्णमाला और क्रम की बच्चों को क्या होती है, शुरुआत होती है। फिर हम आ जाते हैं तीसरी अवस्था में, और तीसरी अवस्था दोस्तों है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र सीमा है 7 से 11 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर, अब चूंकि देखिए 2 से 7 वर्ष वाला बच्चा छोटा था, अब 7 से 11 वर्ष वाला बच्चा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर विलोमीयता और संरक्षण का गुण आ गया, क्रमबद्धता का गुण आ गया, श्रृंखला का गुण आ गया। गणितीय संक्रियाएं जो बच्चा वहां पे शुरुआत किया था उसमें यहाँ पे पूर्णता हो जाता है। अंतर वर्गीकरण और समानता का गुण भी आ गया और कक्षा समावेशन का भी गुण आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए विलोमीयता के गुण से आपका क्वेश्चन कई बार आया है, क्रमबद्धता कई बार आया है, और यहाँ से वर्गीकरण कई बार आया है, और सीटेट 2019 में कक्षा समावेशन क्वेश्चन भी आया है। तो तीसरी अवस्था में बच्चा इतने गुण को प्रदर्शित करता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं। देखिए तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी उम्र सीमा 7 से 11 वर्ष है, और उसका पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे विलोमीयता का गुण यानी संरक्षण का गुण। तो विलोमीयता का गुण का मतलब ये है कि बच्चा विलोम कर लेगा, यानी उल्टा कर लेगा, अर्थात वह जहां से शुरू किया था वहां पे वापस आ जाएगा, अर्थात मूल बिंदु पर वापस आ जाना ही क्या कहलाता है, विलोमीयता कहलाता है। जबकि संरक्षण में बच्चा, संरक्षण का मतलब है कि मूल आकृति पर वापस आ जाना क्या है, संरक्षण। अब बच्चा उल्टा भी कर लेगा और मूल आकृति पर भी वापस आ जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे कि विलोमीयता का गुण और संरक्षण का गुण बच्चा कर लेगा। जैसा कि यहाँ पे आपको 2 गिलास दिखाई दे रहा है, आपके सीटेट में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि एक शिक्षिका ने 2 गिलास में एक समान जूस भरा, और इस जूस को इस गिलास में, जो एक चौड़ा गिलास है, और इस जूस को इस लंबे पतले गिलास में गिरा दिया। गिराने के बाद देखिए एक समान मात्रा में यहाँ पे क्या है, जूस है, तो इसमें भी बराबर रहेगा, इसमें भी बराबर रहेगा। लेकिन चूंकि यह चौड़ा है तो चौड़ा होने के कारण जो है इसकी सतह पर नीचे तक रहेगी, और ये लंबा है तो इसका यहाँ तक भर जाएगा। अब जब 7 से 11 वर्ष वाले बच्चे से आप पूछेंगे बेटा बताओ कि इन दोनों में किसमें ज्यादा जूस है, तो 7 से 11 वर्ष वाला बच्चा तुरंत कहेगा सर इसमें और इसमें दोनों में बराबर जूस है, किसी में ज्यादा जूस नहीं है। अर्थात वह जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया, उसके अंदर विलोमीयता और संरक्षण का गुण आ गया। लेकिन वही अगर आप 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वह बताएगा कि सर इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विलोमीयता का क्या है, अभाव है। तो आप कह सकते हैं कि तीसरी अवस्था में बच्चे के अंदर
विलोमीयता और संरक्षण का गुण आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्रमबद्धता का पूर्ण रूप से गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को आ जाता है। क्रमबद्धता का मतलब ये है कि किसी भी चीज को क्रम से लगाना, चाहे बढ़ते क्रम में लगाना हो, चाहे घटते क्रम में लगाना हो, चाहे असेंडिंग आर्डर में लगाना हो, चाहे डिसेंडिंग आर्डर में लगाना हो। तो बच्चा अब जो है 7 से 11 वर्ष का हो गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच गया है। अगर आप 5 ईंट अलग अलग साइज की देंगे और कहेंगे छोटे से बड़े क्रम में लगा दो, तो बच्चा बड़े आराम से क्रम में क्या करेगा, लगा देगा। अर्थात बच्चा आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पूर्ण रूप से जान चुका होता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी ही अवस्था में पूरी गणितीय संक्रियाओं को भी बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे प्रतिशत हो, कई ऐसे गणितीय संक्रियाएं होती हैं जिनके बारे में बच्चा क्या करता है, जान जाता है 7 से 11 वर्ष की आयु। इसके अलावा इसी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा अंतर करना, वर्गीकरण करना और समानता करना भी क्या करता है, सीख जाता है। अंतर कैसे करेगा, जैसे अंतर इस तरीके से कर लेगा कि अनानास जो है मीठा फल है और आंवला जो है खट्टा फल है। इसका मतलब इसने इन दोनों में अंतर कर लिया। अगर समानता करना है तो आप समानता ऐसे करेगा कि आंवला खट्टा फल है और मौसम्मी भी खट्टा फल है। ऐसे वर्गीकरण भी कर लेगा, जैसे आप 1 से 20 तक गिनती लिखे और बच्चे से कहे कि बेटा इसमें सम, विषम, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या को खोजो। तो जब 2 या 2 से अधिक चीजों में हम अंतर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो बच्चा सम, विषम, अभाज्य और सहअभाज्य संख्या को इसमें से क्या करेगा, खोज लेगा। अर्थात वर्गीकरण करना भी क्या करता है, सीख जाता है। इसके बाद तीसरी अवस्था का अंतिम गुण है कक्षा समावेशन। देखिए बच्चा जब 6 साल का रहता है तो कक्षा में अपने आप को ढाल नहीं पाता है, क्लास में रोता रहता है या मतलब बहुत दबाव में वह जो है बैठा रहता है। लेकिन अब बच्चा अपनी स्वेच्छा से एकदम मतलब अपने अनुसार जो है अपने स्वेच्छा से क्लास में बैठेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर कक्षा समावेशन का गुण आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरी अवस्था हम लोग पढ़े हैं, तीसरी अवस्था में जो इतने गुण हैं वो बच्चे के अंदर दिखने लगते हैं। विलोमीयता संरक्षण का गुण, क्रमबद्धता, श्रृंखला, गणितीय संक्रियाएं, अंतर, वर्गीकरण, समानता और कक्षा समावेशन। और तीसरी अवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तार्किक चिंतन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यह क्वेश्चन आपकी यूपी टेट में बहुत बार पूछा है कि तार्किक चिंतन की शुरुआत किस अवस्था से होती है। तो तार्किक चिंतन की शुरुआत जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होती है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था दोस्तों क्या है, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। तो 11 से 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अमूर्त चिंतन की भावना आ जाती है, तार्किक चिंतन में परिपक्वता हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अपसारी चिंतन भी करने लगते हैं। इसी अपसारी चिंतन को हम निगमनात्मक विधि भी कहते हैं, इसीलिए इसे परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन भी कह दिया गया है। इसके अलावा बच्चे के अंदर परिपक्व नैतिक चिंतन भी आ जाता है, समस्या समाधान की क्षमता भी आ जाती है, निष्कर्ष और अनुमान लगाने की भी क्षमता आ जाती है। तो चलिए इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर जो है अमूर्त चिंतन की भावना आ जाती है जीन पियाजे की किस अवस्था में, तो चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन बच्चा करना शुरू करता है। जैसे आप उसे इशारा करेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, गिलास आप हाथ में नहीं लिए हैं, ऐसे इशारा कर दिए, बच्चा समझ जाएगा कि पापा एक गिलास पानी मांग रहे हैं। अर्थात बच्चा अमूर्त चिंतन करना कब शुरू करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसीलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कभी कभी अमूर्त चिंतन वाली अवस्था भी कही जाती है। बच्चा तार्किक चिंतन में परिपक्व हो जाता है, क्योंकि देखिए बच्चा कम से कम जो है 11 से 15 वर्ष का हो गया है, तो 15 वर्ष का बच्चा लगभग कक्षा 10 में पहुंच जाता है। तो 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे इसमें आएंगे तो वह गणित बहुत अच्छे से और रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अर्थात बच्चे तार्किक चिंतन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तब जबकि तार्किक चिंतन की शुरुआत कब हो रही थी, तो तार्किक चिंतन की शुरुआत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो रही थी। उसके बाद बच्चा अपसारी चिंतन या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क करना शुरू करता है। जैसे बच्चे को गाय पर निबंध लिखना है तो गाय पर निबंध बच्चा अलग अलग तरीके से लिख सकता है। तो अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि शुरुआत हम किसी एक बिंदु से करते हैं लेकिन अंत हम कई बिंदुओं पर करते हैं। जैसे कोई भी सृजनात्मक बच्चा हो, तो कोई भी सृजनात्मक बच्चा होता है वह कैसा चिंतन करता है, अपसारी चिंतन। एक चीज को कई तरीकों से वह क्या कर सकता है, सोच सकता है। उसके बाद चौथी अवस्था में ही परिपक्व नैतिक चिंतन हो जाता है।
उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसमें पूरी तरीके से उसको क्या हो जाती है, परिपक्वता हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चित्र में एक चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, तो जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का हो जाएगा तो इस चोरी करने को कहेगा कि यह उचित नहीं बल्कि अनुचित है, गलत चीज है। उसके बाद समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है। जैसे कोई भी प्रश्न आप बच्चे के सामने रखेंगे, चाहे जीवन से संबंधित रखेंगे, चाहे बुक से संबंधित रखेंगे, तो वह बच्चा उस समस्या का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। इसके अलावा बच्चे को निष्कर्ष यानी निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अनुमान यानी कल्पना करने का भी विकास हो जाता है। जैसे आप एक चैप्टर पूरा पढ़ाए, उसके बाद उससे 5 प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चा अनुमान करके निर्णय लेके उन 5 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। और आप हमारे इस चैनल हेमंत एएलपी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।